हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ 1 अप्रैल 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2023, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। ऑप्शन ए 1 अप्रैल को लॉक करते हैं। ऑप्शन ए 1 अप्रैल सही उत्तर है। हर साल 1 अप्रैल को हैप्पी उत्कल दिवस मनाया जाता है, यानी उत्कल दिवस मनाया जाता है। साल 2011 में इसका नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। ओडिशा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। दरअसल इस दिवस को उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में रिमाइंड भी रहे और हेल्प भी हो सके। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ऑटोमोबाइल कंपनी के निदेशक मंडल ने निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन ए यामा मोटर्स, ऑप्शन बी होंडा मोटर्स, ऑप्शन सी बजाज मोटर्स, ऑप्शन डी हीरो मोटोकॉर्प। ऑप्शन डी हीरो मोटोकॉर्प लॉक करते हैं। ऑप्शन डी हीरो मोटोकॉर्प सही उत्तर है। ये जो आप फोटो देख रहे हो, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के द्वारा निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प की बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को 1 मई से कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वर्तमान में सीएफओ और रणनीति और एमए विभाग के प्रमुख होने वाले निरंजन गुप्ता को नए पद पर उन्नत किया जाएगा। इस दौरान पवन मुंजाल कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्ण समय निदेशक के पद पर बने रहेंगे। जो हीरो मोटोकॉर्प के मालिक है वो ब्रिज मोहन मुंजाल है। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 19 जनवरी 1984 में हुई थी, हरियाणा के गुरुग्राम के दारूहेड़ा में। तो हीरो मोटो कंपनी के मालिक है ब्रिज मोहन मुंजाल। हीरो मोटो कंपनी ने अपना निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया है, जो 1 मई से अपना पदभार संभालेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम श्री योजना के लिए 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय लॉक करते हैं। ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय सही उत्तर है। शिक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग पीएम श्री योजना के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना है। मंत्रालय ने बताया कि संस्थानों को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों सहित 2,50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को चुना गया है। इसकी चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, पहुंच और बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और लैंगिक समानता सहित कुल 6 व्यापक मापदंडों का आकलन किया गया था। जो शिक्षा मंत्री हमारे वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये पीएम श्री योजना के तहत 9000 स्कूलों को चुना गया था, जिसमें ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के साथ साथ 2,50,000 से ज्यादा स्कूलों को चुना गया इस प्रक्रिया में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा देश टीबी के मामले के आंकलन के लिए अपनी प्रणाली विकसित करने वाला पहला देश बना है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन बी भारत लॉक करते हैं। ऑप्शन बी भारत सही उत्तर है। भारत देश के तपेदिक टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। इस मॉडल का उपयोग करते हुए भारत के लिए टीबी के मामलों और मृत्यु दर का अनुमान अक्टूबर में वार्षिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के
अनुमान जारी होने से महीनों पहले हर साल मार्च तक उपलब्ध होगा। इस मॉडल को पिछले सप्ताह वाराणसी में 36वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले 40 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नया गणितीय मॉडल रोग के प्राकृतिक इतिहास, किसी व्यक्ति के संक्रमण और रोग की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल उपयोग और छूटे हुए या स्टिक निदान, उपचार के कवरेज और उपचार के परिणामों जैसे इलाज या मृत्यु से डाटा का उपयोग करके बनाया गया है। ये चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन ए कर्नाटक लॉक करते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक सही उत्तर है। विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए कर्नाटक को $363 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य पेयजल वितरण नेटवर्क के निर्माण और पानी के मीटरों की स्थापना सहित पूरे राज्य में घरों में पाइप के पानी के कनेक्शन स्थापित करना है। यह परियोजना राज्य के सभी 31 जिलों में लगभग 10 मिलियन लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है। यह ऋण कर्नाटक सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम का हिस्सा है, जो ग्रामीण जल आपूर्ति सेवाओं की परिचालन क्षमता को सुधार लाने वाली नीतियों और पहलों को पेश करना चाहता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोमई। कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1936 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद भी रहे बार बार और आपको एग्जाम में हेल्प भी मिल सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान लॉक करते हैं। ऑप्शन डी राजस्थान सही उत्तर है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम बनेगा और दुनिया का तीसरा। वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने जयपुर के चोपगांव में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वेदांता की HZL स्टेडियम पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो भारत के खेल बुनियादी ढांचे में सबसे बड़े कॉर्पोरेट निवेशों में से एक है। स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। एक बार स्टेडियम का नामकरण हो जाने के बाद यह कार्यक्रम के दौरान लगभग 40,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता है, जबकि इसमें 11 क्रिकेट पिच, 1 क्रिकेट अकादमी, 2 अभ्यास मैच, 1 छात्रावास, 1 पार्किंग सुविधा, 1 स्पोर्ट्स क्लब, 1 होटल और 1 जिम भी होगी। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड और ईडन गार्डन क्रमशः 3 सबसे बड़े स्टेडियम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। स्टेडियम बनाया जाएगा, ये वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और दुनिया का तीसरा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना के पास 3000 करोड़ रुपए का अपना सैटेलाइट किस वर्ष तक होगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। ऑप्शन बी 2026 लॉक करते हैं। ऑप्शन बी 2026 सही उत्तर है। इसरो के साथ समझौता किया गया है। इसरो के द्वारा इस तरह का सैटेलाइट छोड़ा जाएगा जो 3000 करोड़ का भारतीय सेना का सैटेलाइट होगा खुद का। रक्षा मंत्रालय ने इस उन्नत सुविधा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी परिचालन क्षमताओं को तेज करने के लिए मार्च 2022 में उपग्रह के लिए सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। भारतीय सेना के लिए उन्नत सैटेलाइट का विकास इसरो करेगा। अभी वायुसेना और नौसेना दोनों के पास खुद की सैटेलाइट सुविधाएं है। अब यह सुविधा भारतीय सेना को भी मिलने जा रही है। जो रक्षा मंत्री हमारे वो राजनाथ सिंह है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपए के U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए BEL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए संचार और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय लॉक करते हैं। ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय सही उत्तर है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपए के 13 लिंक U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 13 लिंक U2 सिस्टम एक नेवल फायर गन कंट्रोल सिस्टम है जिसे विदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह समुद्री अव्यवस्था के साथ साथ हवा और सतह के दोनों लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करने और उलझाने में सक्षम है। इस चौथी पीढ़ी के लिंक U2 सिस्टम को नई पीढ़ी के अतटीय गश्ती जहाजों पर स्थापित किया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपए के 13 लिंक U2 फायर सिस्टम की खरीद के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में BFI अध्यक्ष के तौर पर किसे विश्व मुक्केबाजी निकाय के उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी रोहित जनिंदर जैन, ऑप्शन सी जेसी मुखर्जी, ऑप्शन डी सिकंदर हयात खान। ऑप्शन ए अजय सिंह लॉक करते हैं। ऑप्शन ए अजय सिंह सही उत्तर है। ये फोटो है अजय सिंह का जिन्हें BFI के द्वारा उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रमुख अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजय सिंह जो BFI अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में हैं, IBA के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं और 2026 तक यूक्रेन के अपने वोलोडिमिर प्रोडिवस और साब्रिया के अब्दुल मुतालिब अबकारोव के साथ इस पद पर बने रहेंगे। भारतीय मुक्केबाजी अधिकारी जो स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम करते हैं, बोर्ड के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यायमूर्ति TS शिवगण्यम को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नैनीताल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय को लॉक करते हैं। ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय सही उत्तर है। ये न्यायमूर्ति TS शिवागण्यम न्यायमूर्ति TS शिवागण्यम को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति के बाद 31 मार्च से कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें मार्च 2009 में मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 2 साल बाद स्थायी कर दिया गया था। बाद में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें 25 अक्टूबर 2021 को शपथ ली थी। न्यायमूर्ति शिवगण्यम ने 1986 में एक वकील के रूप में काम करना शुरू किया था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु
प्राप्त करने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगन्नम को कलकत्ता उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेख मंसूर बिन जायद अल नहायान शेख मंसूर बिन जायद अल नहान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन डी दुबई। ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात लोग करते हैं। ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात सही उत्तर है। ये फोटो है जिन्हें अभी उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन नायद अल नहायान ने देश के नेतृत्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। यूएई फेडरल सुप्रीम काउंसिल की मंजूरी के साथ शेख मंसूर बिन नायद अल नहायान को यूएई के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान उपाध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी उसी भूमिका में बने रहेंगे। 61 साल के हो चुके शेख मोहम्मद बिन यूएई के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, अबू धाबी विकास कोष, अबू धाबी खाद्य नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड और अबू धाबी न्यायिक विभाग सहित कई निवेश संस्थानों के बोर्ड में काम किया है। शेख मंसूर बिन नायद अल नहायान ने अपने सबसे बड़े बेटे शेख खालिद को अबू धाबी का क्राउन प्रिंस भी नियुक्त किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन डी केरल लोग करते हैं। ऑप्शन डी केरल सही उत्तर है। केरल संगीत नाटक अकादमी ने 2022 के लिए फेलोशिप पुरस्कार और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा की है। थिएटर पर्सन गोपीनाथ कोझिकोड, संगीत निर्देशक पी.एस. विद्याधरन और चेंडा इडक्का कलाकार कलामंडलन उन्नीकृष्णन को संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। इस फेलोशिप में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका होती है। पुरस्कारों और फेलोशिप की घोषणा अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री मट्टनूर शंकरनकुट्टी, सचिव करीवेल्लूर मुरली और उपाध्यक्ष पुष्पवती पी.आर. ने की है। तो इस तरह के केरल संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीना रफीक कितने वर्ष की उम्र में एआई ऐप डेवलपर बन गई है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। ऑप्शन ए 11 वर्ष लोग करते हैं। ऑप्शन ए 11 वर्ष सही उत्तर है। ये लीना रफीक का फोटो है जो आप देख रहे हो। ऐप डेवलपर बन गई, इन्होंने ऐप लॉन्च किया अपना बना के। 11 वर्षीय लड़की लीना रफीक ने ओगलर आई स्कैन नामक एक आई एप्लीकेशन पेश किया जो आंखों की जांच और विश्लेषण करके 4 अलग अलग आंखों की बीमारी और स्थितियों का पता लगा सकता है। उन्होंने मोतियाबिंद, आरक्स, मेलानोमा और टेरिगियम जैसी आंखों की बीमारियां और स्थितियों की पहचान करने के लिए इस आई आधारित एप्लीकेशन को विकसित किया है। यह ऐप 70% सटीक परिणाम देता है। लीना रफीक केरल में पैदा हुई थी लेकिन वर्तमान में दुबई में रहती है।
और अपने हालिया लॉन्च के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है। यानी जो इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अप्रैल। ऑप्शन ए 30 मार्च लॉक करते हैं। ऑप्शन ए 30 मार्च सही है। ये मैप में आप देख रहे होगे राजस्थान, ये है राजस्थान, हरियाणा से टच। राजस्थान ने 30 मार्च को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। राजस्थान राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए 30 मार्च को पूरे राज्य में मनाया जाता है राजस्थान दिवस। 30 मार्च 1949 को राज्य का गठन हुआ, जब राजपूताना का नाम जैसा कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपनाया गया था भारत के डोमिनियन में विलय कर दिया गया था। जयपुर सबसे बड़ा शहर होने के नाते राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। इस दिन 1949 में 4 राज्य अर्थात जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर संयुक्त राज्य राजस्थान में शामिल हो गए और इस क्षेत्र को वृहत राजस्थान के रूप में जाना जाने लगा। पूर्व में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ राजपूतों का देश कहलाता था। ये था राजस्थान का इतिहास और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य केंद्र शासित में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए नई दिल्ली लॉक करते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली सही उत्तर है। ये केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का उद्घाटन किया। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लॉजिस्टिक समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ना है। यह पोर्टल लागत कम करके दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करेगा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कौन सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए SMS बैंकिंग सेवा, ऑप्शन बी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा, ऑप्शन सी फोन बैंकिंग सेवा, ऑप्शन डी डोर टू डोर सेवा। ऑप्शन बी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा लॉक करते हैं। ऑप्शन बी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा सही उत्तर है। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, सिंबल है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस नए सिस्टम में व्हाट्सएप मैसेजिंग समाधान एयरटेल IQ के जरिए कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। ये IQ यानी क्लाउड संचार प्लेटफॉर्म की ऐसी सर्विस के रूप में काम करेगा जो ब्रांड को अपने कस्टमर के साथ वॉइस, SMS और व्हाट्सएप चैनलों से जोड़ पाएगा। तो ये नई पहल की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल के साथ इन्होंने समझौता किया है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के लिए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ समझ ना रहा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और हमारा YouTube परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको और भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहे। कल है हमारी वीकली रिवीजन क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।